हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक दैट इज कोरोसन। तो सबसे पहले यह बात कि कोरोसन को हम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, तो बता दूं पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के बारे में बात किए जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन होता था। तो कोरोसन में जो प्रक्रिया होती है वह भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जिसके कारण हम लोगों को कोरोसन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना होता है। तो सबसे पहली बात यह क्लियर हो गई कि व्हाई वी आर स्टडिंग कोरोसन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब क्वेश्चन सेकंड आता है कि कोरोसन है क्या। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के जो गैसेज हैं और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं केमिकली और एक सर्टेन कंपाउंड्स बनाते हैं, अपने एक लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे ऑक्साइड्स बना सकते हैं, वो सल्फाइड्स बना सकते हैं, कार्बोनेट्स बना सकते हैं या कोई भी सॉल्ट वो बना लेते हैं। तो जो अपने मेटल के सरफेस के ऊपर जो लेयरिंग बनती है, चाहे वो ऑक्साइड की लेयरिंग बने या फिर कार्बोनेट की लेयरिंग बने या फिर सल्फाइड की लेयरिंग बने या फिर कोई सॉल्ट बन जाए, ये जो बनने की प्रक्रिया है मेटल सरफेस के ऊपर, इस प्रक्रिया को ही हम लोग कोरोसन कह देते हैं। जैसे तुम लोग सुनते होगे आयरन में रस्टिंग हो जाता है, तो रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोसन। मींस आयरन में जो कोरोसन होता है उसे हम लोग रस्टिंग कह देते हैं। जैसे सिल्वर में तुम लोग देखते होगे ब्लैक कलर का अपीयरेंस आ जाता है, उसकी जो ब्राइटनेस है वो चली जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं टार्निशिंग ऑफ द सिल्वर। तो टार्निशिंग ऑफ द सिल्वर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोसन ऑफ सिल्वर। तुम लोग ब्रास ब्रॉन्ज का जो मेटल्स हैं उसके जो घर में तुम देखते हो जो बर्तन रखे रहते हैं, पुराने बर्तन के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, व्हाट इज दैट? तो वो भी कोरोसन का एग्जाम्पल है। ग्रीन कोट जो है वो कोरोसन का ही एग्जाम्पल है। तो मैंने क्या कहा, कोरोसन है एक्चुअली क्या कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के गैसेज और मॉइस्चर के साथ केमिकली रिएक्ट कर कुछ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड्स या फिर कुछ मेटल्स बनाते हैं और इस बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कोरोसन कह देते हैं। ओके गाइस, पहले डिफाइन करते हैं इसको। इन कोरोसन some metal forms its oxides or sulfides और क्या कह सकते हैं, कार्बोनेट्स और any salt by reacting with the environmental gases इन्वायरमेंटल गैसेस कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं। इन्वायरमेंटल गैसेज एंड मॉइस्चर, ठीक है। तो कोरोसन में क्या होता है, इन कोरोसन क्या होता है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो क्या बना देते हैं, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स। कैसे भाई, वो मेटल क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के जो गैसेस हैं उनके साथ रिएक्शन होता है और मॉइस्चर के साथ मिलकर रिएक्ट करके वो बना देते हैं। ये जो बनाने की जो प्रक्रिया है ना, ये जो मेथड है ना, ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट या फिर कोई भी सॉल्ट बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी सॉल्ट बना सकते हैं ये जनरली। तो ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, कोरोसन। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा आयरन के केस में हम लोग क्या देखते हैं, रस्टिंग होता है। आयरन केस में क्या देखते हैं हम लोग, रस्टिंग। तो रस्टिंग क्या है, एक कोरोसन का एग्जाम्पल है जो किसमें होता है, आयरन में होता है। मींस आयरन में जो कोरोसन होता है उसे रस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। आयरन में जो कोरोसन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग स्पेसिफिकली रस्टिंग के नाम से जानते हैं। रस्टिंग का मतलब आयरन में किसका फॉर्मेशन होना, उसके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होना विद द हेल्प ऑफ द गैसेज एंड द मॉइस्चर। और बात करें, जैसे मान लो सिल्वर की बात करें, सिल्वर में टार्निशिंग होता है,
ब्लैक कलर अपीयरेंस आ जाएगा, टार्निशिंग। उसी तरह से ब्रास ब्रॉन्ज की बात करें, कॉपर की बात करें, जहां पे कोई भी कॉपर, जहां भी कॉपर कंपोनेंट है तो वहां पे क्या होता है, ग्रीन कोटिंग आ जाती है। घर के पुराने बर्तनों में देखोगे, जो तुम्हारे तांबे के बर्तन होते हैं उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, तो ग्रीन कोट। तो ये सब जो तुम लोग देख रहे हो ना, ग्रीन कोट जो तुम देख रहे हो, या फिर ब्लैक अपीयरेंस इन सिल्वर देख रहे हो, या फिर तुम देखते होगे रस्टिंग, जो तुम बहुत कॉमनली तुम ऑब्जर्व करते हो आयरन में, तो ये ऑल आर कॉरसन। और हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को आयरन के कॉरसन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब बात उठती है कॉरसन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो कॉरसन के बारे में बता दें, यहां क्यों पढ़ रहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, भाई ऐसा क्या खास है इसमें। तो ये याद रखेंगे, कॉरसन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये एक कैसा है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। ऑब्वियस है, जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होते हैं सब रिडॉक्स नेचर के होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो क्योंकि कॉरसन के जो रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर के हैं, इसलिए कॉरसन को हम लोग कहां पढ़ लेते हैं, इसलिए कॉरसन को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन उठता है रस्टिंग क्या है, रस्टिंग कैसे होती है। ठीक है, हम लोग को सिलेबस में जो पढ़ना है वो रस्टिंग ही पढ़ना है। रस्टिंग बोले तो व्हाट, रस्टिंग बोले तो कॉरसन इन आयरन पढ़ना है, आयरन के कॉरसन को पढ़ना है। फिर उसके बारे में बात पढ़ेंगे हम लोग, कॉरसन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, रस्टिंग को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि रस्टिंग को किस तरह से प्रिवेंट किया सकता है, रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है, या फिर धीरे किया जा सकता है। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के तरीका को पढ़ना है। पहले रस्टिंग पढ़ेंगे, रस्टिंग के पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रस्टिंग को इफेक्ट करेंगे, उसको एक्सेलरेट कर देंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या कर सकते हैं हम लोग रस्टिंग को बचाने के लिए, रस्टिंग को रोकने के लिए। तो रस्टिंग से बचने के लिए किसी मेटल के साथ क्या करना होगा, तो हम लोग वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे रस्टिंग क्या है। तो देखा जाए, कोई भी मेटल का जो ब्लॉक होता है, तुम लोग एक मेटल का ब्लॉक ले लेते हैं, जो मेटल हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट इज दैट, दिस इज आयरन। व्हाई आयरन, क्योंकि हम लोग को जो पढ़ना वो क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है रस्टिंग, इसलिए रस्टिंग है तो मुझे आयरन ही लेना पड़ेगा एज ए मेटल। तो ये जो मैंने लिया है दिस इज आयरन, ये क्या ले लिया है मैंने, आयरन ले लिया है। ठीक है, और यहां पे मान लेते हैं कोई स्क्रैच है, कोई यहां पे बेंट्स है, कोई कट्स है, जहां पे कोई मॉइस्चर आके क्या हो चुका है, मॉइस्चर, यहां पे कोई मॉइस्चर या फिर कोई पानी का एक बूंद यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वाटर ड्रॉप, क्योंकि बिना वाटर ड्रॉप, बिना मॉइस्चर के रस्टिंग होगा नहीं। मैंने पहले ही बोला था, रस्टिंग को होने के लिए आपको इन्वायरमेंटल गैसेस चाहिए, आपको मेटल चाहिए, आयरन चाहिए और मॉइस्चर चाहिए। ये तीनों चीज चाहिए, गैसेस, मॉइस्चर एंड मेटल्स। तो ये रहा तुम्हारा वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, और यहां पे रहे कुछ इन्वायरमेंटल गैसेस, जैसे यहां पे इन्वायरमेंटल गैसेस क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल गैसेस तो इन्वायरमेंटल गैसेस में क्या क्या आ जाता है बच्चों, तो अपने को लेना है CO2 एंड O2। बेसिकली यहां पे इसी लोग का खेल होने वाला है रस्टिंग में। ठीक है, तो ये ऐसा कंडीशन जैसे ही मिलेगा तुमको, तो वहां रस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मींस आयरन हो, आयरन को मॉइस्चर मिल जाए, और इन्वायरमेंट में तो भाई CO2 और O2 तो है ही, पड़े हुए हैं ही। जैसे ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है,
अब क्वेश्चन उठता है इसमें होता क्या है, रिएक्शन कैसे होती है, तो रस्टिंग के रिएक्शंस को हम देखेंगे, पहले नोट किया जाए। तो देखो जरा, यही मैंने डायग्राम वहां बनाया था। इसमें मैंने क्या किया है, एक आयरन ब्लॉक लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेन्स बनाया, कट्स बना लिए हैं, और यहाँ पे तुम्हारा इन्वायरमेंटल गैसेस है, ठीक है, और ये तुम्हारा वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर का मॉइस्चर कह सकते हो तुम, ठीक है। अब ये तुम्हारा पूरा कंडीशन है जहाँ पे रस्टिंग होना है। तो मैंने जैसा कि कहा कि रस्टिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस यहाँ पे होने वाला है, तो ऑब्वियस है यहाँ भी तुम्हारा कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट ये सब डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, यहाँ पे एनोड के रूप में कौन सा काम करने वाला, कौन काम करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि इसमें एनोड कौन है, इसमें कैथोड कौन है, इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ठीक है। तो इसमें एनोड क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा आयरन है ना, ये आयरन का जो ब्लॉक है, ये जो आयरन का ब्लॉक है, इट एक्ट्स लाइक एनोड, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात तुमसे पूछी जाएगी कैथोड क्या होगा, तो कैथोड क्या होगा, जहां पे रिडक्शन होगा, जिस साइट पे रिडक्शन होगा दैट इज कॉल्ड कैथोड। तो जो इम्प्योरिटी सेक्शन है, इम्प्योरिटी सेक्शन, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कैथोड। तो हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर पार्ट, इम्प्योरिटी कह देते हैं, जहां पे कट्स, बेंड्स सब आ जाएंगे, इम्प्योरिटी पार्ट, जैसे कट्स, बेंड्स, वो सब सारी चीजें आ जाएंगी। अब यहां पे बात उठ रही है, अब इलेक्ट्रोलाइट कौन है, यहां पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा रिएक्शन में, तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट कौन है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होने वाला है, तो क्या हो जाने वाला है यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इन्वायरमेंटल गैस यहाँ पे होना चाहिए जो मॉइस्चर के साथ मिलकर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली बन जाए। क्योंकि बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो अपने को क्या चाहिए, वैसा गैसेस चाहिए, गैसेस लाइक किस, लाइक CO2 which converts into electrolyte with the moisture, moisture बोले तो वाटर, ठीक है। और यहां पे जो गैस हम लोग ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड CO2। यहां पे कौन सा गैस ले रहे हैं हम लोग, CO2 ले रहे हैं। तो CO2 और वाटर मिलके क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है अपना क्या होने वाला है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो हो जाएगा H2O प्लस CO2, तो ये बन जाएगा H2CO3, ठीक है। और ये इसका अगर हम ब्रेक करें तो इससे क्या हो जाएगा, इससे बन जाएगा तुमको 2H प्लस CO3 माइनस 2। तो अब देखो ये आयंस तुम्हें मिल जाएंगे, मींस ये जो तुम्हारा इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड है, इन्वायरमेंटल गैस जो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा मॉइस्चर है, ये आपस में क्या करेंगे, मिल करके क्या बना देंगे, इलेक्ट्रोलाइट कैसा काम करेंगे, मींस उसमें आयंस आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है इस वाटर के अंदर क्या आ चुका है, इस वाटर के अंदर फ्री आयंस आ जाएंगे, जैसे H प्लस CO3 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो ये अपना इलेक्ट्रोलाइट कैसा बिहेव करने लगेगा, ये किसके साथ बिहेव कर रहा है, कैथोड कैसा बिहेव कर रहा है, सॉरी एनोड कैसा बिहेव कर रहा है, और ये पार्ट अपना कैथोड कैसा बिहेव, तो कैथोड, एनोड, और ये रहा अपना इलेक्ट्रोलाइट। अब देख लेते हैं बच्चों हम लोग रिएक्शन को। तो रिएक्शन देखा जाए बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। तो रिएक्शन के रूप में यहां पे क्या आने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एट एनोड पे क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स से मैंने लिख ही दिया है। अब बात कर रहे हैं एट एनोड पे क्या सीन होने वाला है, तो एट एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन, इट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, OHR कहते हैं ना बच्चों। अब यहां देखो, यहां पे क्या हो रहा है, आयरन है, तो यहां पे जो तुम्हारा आयरन का जो एटम होगा वो क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज करके कहां चला जाएगा, आयंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तुम लोग को मैंने बताया था आयंस
कभी भी क्या होता है, जब भी होते हैं वो किसी न किसी सॉल्यूशन में होते हैं। तो आयंस क्या होगा, Fe से Fe+2 का फॉर्मेशन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर मूव कर जाएंगे, कहाँ की ओर, कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो पहला रिएक्शन क्या हो रहा है कि जो Fe+2 है का उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि Fe सॉलिड से Fe+2 का फॉर्मेशन हो जाएगा एक्वस में। और इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एट कैथोड क्या होने वाला है। कैथोड पे क्या होने वाला है, तो कैथोड पे बेसिकली क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो कैथोड का मैंने साइट बताया, कैथोड का जो साइट है वो साइट क्या था, मैंने क्या बताया था, कैथोड कहाँ पे कौन सा बिहेव कर रहा है, ये इम्प्योर पार्ट। ठीक है, यहीं पे मॉइस्चर और O2 गैस का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा और यहीं पे रिएक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली अगर तुमसे पूछा जाए कैथोड साइट कहाँ है, कहाँ पे जाके कैथोड जो है वो बिहेव कर रहा है, कौन से जगह पे कैथोड कैसा कौन सा पोर्शन बिहेव कर रहा है, तो ये इम्प्योर सेक्शन बेंट कट्स जो है वो बिहेव करता है। और ये O2 जो होता है वो क्या करेगा, H+ के साथ कंबाइन करके और H2O का फॉर्मेशन कर देगा। तो O2 गैस जो हो रहा है वो कंबाइन करेगा बच्चों, किसके साथ बच्चों, H+। ये H+ अपने को कहाँ से मिल जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट से, है ना, 2 यहाँ मौजूद है H+, और इन्वायरमेंट से क्या मिल जाएगा, O2 गैस मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन का यहाँ हो जाएगा गेन, और इससे बन जाएंगे वाटर का हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मेशन। इसको बैलेंस कर लें हम लोग तो हो जाएगा 2, ये हो गया 4, यहाँ पे न्यूट्रल करंट रिएक्शन देख लें बच्चों। अपना नेट रिएक्शन क्या हो जाता है, सबसे पहले लॉस गेन इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग करते हैं 2, इससे हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन बराबर हो गया। अब क्या आ जाता है यहाँ पे, जो नेट रिएक्शन लिखा जाए तो हो जाएगा 2 Fe सॉलिड विद O2 विथ H+ गिव्स क्या हो जाएगा, 2 Fe+2 along with 2 वाटर। तो अगर बच्चों आज के बाद से तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द नेट रिएक्शन ऑफ कोरोशन या फिर रस्टिंग बोला जाए, नेट रिएक्शन ऑफ रस्टिंग, तो रस्टिंग का जो नेट रिएक्शन है बच्चों वो यही हो जाएगा। लेकिन अभी भी रस्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अब बारी है मुझे रस्ट बनाने की। तो रस्ट कैसे बनता है, तो रस्टिंग के लिए देखा जाए बच्चों, रस्टिंग कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या होंगे, Fe+2 है और ये जो वाटर है ये कंबाइन कर जाएंगे ऑक्सीजन गैस के साथ, और ये दे देगा बच्चों आपको क्या, Fe2O3 प्लस H+। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा बैलेंस कर लें, तो बैलेंस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर होगा 2, 4 8 है तो 8H+, अब यहाँ पे 8 चाहिए तो हो जाएगा 4, ऑक्सीजन के हो गए 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पे हो गए, तो 4 2 6, यहाँ पे हो गया 3 2 6। तो ये हो गया F2O3, दिस इज कॉल्ड रस्ट। लेकिन ये कौन सा फॉर्म है, ये एनहाइड्रस फॉर्म है, रस्ट का एनहाइड्रस फॉर्म है, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ रस्ट कह सकते हो Fe2O3। और ये बच्चों थोड़ा ध्यान देना है, ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8H+ रिलीज हो रहा है। व्हाट इज H+, यहाँ पे देखो H+ के कारण रिएक्शन कैरी ऑन हो गया था, H+ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है और ये कैटलिस्ट के जैसा रीजनरेट हो गया है। कैटलिस्ट वह होता है जो किसी केमिकल फिनोमेना को कराने के बाद फिर से रीजनरेट हो जाता है, तो दिस इज रीजनरेटेड, तो ये रीजनरेट कर चुका है, तो दिस इज रीजनरेटेड, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कैटलिस्ट। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है कि कुछ पूछा जाएगा रस्टिंग में कौन सा कैटलिस्ट है, तो रस्टिंग के कैटलिस्ट के रूप में कौन है बच्चों, H+। तो रस्टिंग में कौन इन्वॉल्व हो जाएगा, H+ है एज ए कैटलिस्ट। तो अभी मेरा क्या बना है, दिस इज एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ रस्ट, लेकिन अपने को रस्ट का फॉर्मूला अगर बोले तो रस्ट जो हो जाता है वो क्या होगा, तो रस्ट क्या होगा, तो रस्ट का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हाइड्रेटेड होता है, हाइड्रेटेड Fe2O3, Fe2O3 डॉट XH2O, दिस इज कॉल्ड रस्ट। तो ये याद रखना है। तो आपको क्या क्या याद रखना है,
देखो भाई, एक तो एनोड क्या है वो याद रखना है, कैथोड क्या है वो याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है वो याद रखना है। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होना है ये बात भी इंपॉर्टेंट है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, नेट रिएक्शन क्या हो रहा है, और Fe2O3 का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, H+ कौन है कैटलिस्ट है, और रस्ट का फॉर्मेशन क्या है। इतनी चीजें हम लोगों को रस्टिंग के फॉर्मेशन के दौरान पूछी जा सकती हैं। सबसे मजेदार बात यहां पे ये है कि एक बार अगर H2O और CO2 आपस में मिल गया और एक बार सिर्फ H+ यहां पे मिल जाए एक बार, तो फिर से देखो H+ का रिजनरेशन शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर थोड़ा अमाउंट भी H2CO3 का बन जाएगा, थोड़ा अमाउंट भी, H2CO3 इज अ वीक एसिड। ये क्या है भाई, ये वीक एसिड है। अगर वीक है फिर भी अगर थोड़ा भी H+ ये दे दिया, वीक है मींस इसको आप इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है, ये वीक एसिड है। और ये अगर अपना थोड़ा भी H+ अगर प्रोवाइड कर देता है और रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो जाता है, तो वो H+ फिर से रीजनरेट होकर के रिएक्शन को कैरी ऑन करता रहेगा। यानी कि रस्टिंग की प्रक्रिया एक बार शुरू हो गई तो उसके बाद फिर से H2CO3 बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक बार रस्टिंग हो गया तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आयरन जिसके ऊपर रस्टिंग होगा, ऑक्सीजन गैस जिसके कारण रस्टिंग होगा। तो कहने का मतलब आयरन और O2 बस ये मिलता जाएगा और रस्टिंग की प्रक्रिया होती जाएगी। तो तुम लोग देखते भी होगे कि किसी मेटल सरफेस के ऊपर रस्टिंग एक बार शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर ऑटोमेटेड वो वे में वो रस्टिंग होता चला जाता है। तो रस्टिंग वंस स्टार्टेड कीप स्टार्टेड, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि वो H+ उसको रीजनरेट हो जाता है जो उसको फर्दर कैटलाइज करके रिएक्शन को फॉरवर्ड बढ़ाता जाता है। अगर H2CO3 फर्दर नहीं भी बना तो भी रस्टिंग की प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहती है, ठीक है बच्चों। तो ये था कंप्लीट फिनोमेना किसका, रस्टिंग का। पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे देखते हैं। लोग देख लेते हैं बच्चों आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रस्टिंग या कॉरसन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ कॉरसन। तो कॉरसन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है बच्चों, उसको हम लोग अब देख लें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है डिफरेंट एग्जाम में, चाहे वो जेई का पेपर हो, नीट का पेपर हो, इवन बोर्ड में भी, ठीक है। तो हम देख लें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे रस्टिंग इफेक्ट होता है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो मैं ले रहा हूं मेटल रिएक्टिविटी। अब ध्यान से सीखते चलेंगे, मेटल रिएक्टिविटी क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा ये बताओ, जो तुम मेटल देखे थे रस्टिंग में, जो मैंने नेट रिएक्शन लिखा था उसमें मेटल का क्या होता था, तो मेटल का होता था ऑक्सीडेशन। क्या होता था, मेटल का क्या होता था, ऑक्सीडेशन। तो देखो जो मेटल आप ले रहे थे उस मेटल का क्या हो रहा था, वो मेटल ऑक्सीडाइज कर रहा था, ठीक है। अब रस्टिंग में अगर कोई मेटल अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है तो हम वैसे मेटल की बात करेंगे जिसमें ज़्यादा ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी हो, तो उसमें कॉरसन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है, हम लोग कह सकते हैं ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का। इसका मतलब जिस मेटल का ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसके कॉरसन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। मीन्स हायर द मेटल रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी मीन्स ऑक्सीडेशन, हायर द मेटल हैविंग टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, हायर द चांस ऑफ कॉरसन। अब ऑक्सीडेशन है तो ये अगर ऑक्सीडेशन है तो हम लोग इसको कह सकते हैं कैसे, ऑक्सीडेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अगर ई नॉट की बात करें रिएक्टिविटी को, तो ई नॉट एम से m प्लस n, तो जिसका क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उसका ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी उसका ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसके कॉरसन में जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अपने को बेसिकली तो क्या दिया रहता है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, अगर हम लोग किसी मेटल के SRP से रिलेट करें ई नॉट ऑफ m प्लस n से m, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम,
और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसमें ऑक्सीडेशन के चांसेस कम, और जिसमें ऑक्सीडेशन के चांसेस कम उसमें कोरोशन भी होगा कम। तो हाइयर द रिडक्शन पोटेंशियल लोअर विल बी द कोरोशन। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। जिसका जितना ज्यादा ई नॉट का वैल्यू होगा, कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल, तो एसआरपी जो होता है, एसआरपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोरोजन, जबकि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी, ये हो गया एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोजन, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। लेकिन बेसिकली आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाता है तो यह याद रखेंगे। क्या मैं बात कर रहा हूं किसकी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस जो मेटल जितना ज्यादा अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी शो करेगा उसके कोरोशन के चांसेस, उसके कोरोड होने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे दूं मैं, जैसे मैं बात करूं आयरन और कंपेयर करना हो तुमको, मान लो सिल्वर, तो आयरन और सिल्वर में ज्यादा कोरोड करने के चांसेस किसके हैं। तो हम लोगों को पता है चूंकि ई नॉट ऑफ एजी प्लस से एजी की जो वैल्यू है वो ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू ई नॉट ऑफ एफ प्लस 2 से एफ की। तो हम लोग कह सकते हैं चूंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें लेस कोरोसिव होगा, और इसका चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल कम है ये मोर कोरोसिव हो जाएगा। तो मोर कोरोसिव, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या, इस दोनों की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं आयरन इज मोर कोरोसिव। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कोरोशन की बात कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि भाई कौन सा मेटल ज्यादा कोरोसिव होगा, तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसका कोरोशन का चांस उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि कोरोशन के दौरान मेटल का होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करने के जिसके चांसेस ज्यादा होंगे उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट क्या कह सकते हैं, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, जो अपना गैसेज है उस गैस में जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, या फिर वैसे गैस जो इलेक्ट्रोलाइट बनाने की संभावनाएं जिसकी ज़्यादा होती हैं, वैसे गैस जितनी ज़्यादा होंगी और वैसे गैसेस के साथ मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन जितना ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट के बनने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे और कोरोशन के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। तो कहते हैं गैस विथ मॉइस्चर, कौन सा गैस, वैसा गैस जो इलेक्ट्रोलाइट बना सकता है। तो गैस विथ मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा क्या हो जाएगा बच्चों, उतना ही ज्यादा कोरोशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे मॉइस्चर मिलेगा और गैस मिलेगा तो इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जितना ज्यादा मॉइस्चर और गैस, गैस बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं अगर जनरली लोग वैसे गैस जो क्या बनाते हो इलेक्ट्रोलाइट, है ना, तो वैसे गैसेस, और अगर मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन मिल जाए और जितना ज्यादा हो मॉइस्चर का कंसर्न उस मेटल के साथ जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा मॉइस्चर उस मेटल के अराउंड होंगे, जितना ज्यादा गैस उस मेटल के अराउंड होंगे, उतना ही ज्यादा कोरोशन के चांसेस हैं, क्योंकि उतना ही ज्यादा केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग और क्या बात कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं वैसे सॉल्ट के बारे में। जैसे मान लेते हैं हम लोग कुछ इम्प्योरिटी हो सकता है वाटर के अंदर, और भी क्या सीन हो सकता है, जो हमारा मेटल हो हमारा वो क्या हो, उसमें कुछ इम्प्योरिटी हो। तो पहले मैं वही बात कर लेता हूं। तीसरी बात, इम्प्योरिटी इन मेटल, इम्प्योरिटी इन मेटल, जितना जो मेटल अपना है जितना ज्यादा इम्प्योर होगा, मीन्स अगर शुद्ध मेटल है और कोई अगर अशुद्ध मेटल है तो इम्प्योरिटी जितनी ज़्यादा होती है कोरोशन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कोरोशन के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। हाइयर द इम्प्योरिटी हाइयर द कोरोशन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या बताया था मैंने, देखो तुम लोगों को बताया था वैसे मेटल जिसके सरफेस स्मूथ हो और वैसे मेटल जिसके सरफेस पे ग्रुप्स बने हो या फ्रिक्शन के चांसेस हो या रफ सरफेस हो, बेंड्स हो, कट्स हो, मुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्मूथ होता है वहां पे मॉइस्चर और गैस के टिके रहने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं।
जिसके कारण वहां पे कोरोशन के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। तो अगर किसी मेटल में बेंट है, मुड़ा हुआ है, या फिर कोई स्क्रैच है, कट्स लगा हुआ है, तो वहां पे जो गैस और मॉइस्चर का एक्युमुलेशन संभव है और वहां पे ज्यादा कोरोशन के चांसेस होंगे। तो अगर हम बात करें वैसा मेटल्स जिसमें बेंड्स हो, कुछ मुड़ा हुआ हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, या फिर कट्स लगा हो, कोई कट का निशान हो, ग्रूव्स बना हो, या फिर कोई स्क्रैच हो, ऐसा कुछ भी हो, बेंड्स हो, कट्स हो, स्क्रैच हो, कुछ भी हो, तो जितना ज्यादा ये होगा कोरोशन के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये बात भी याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मेटल अपना स्मूथ है तो वहां पे रस्टिंग के चांस, वहां पे कोरोशन के चांस कम होंगे। रीजन ये है कि वहां पे जो एक्युमुलेशन होगा किसका, मॉइस्चर और गैस का, वो कम से कम हो पाएगा, तो रस्टिंग की संभावना और कोरोशन की संभावना भी कम से कम होगी। अब मैंने कहा था, एक फैक्टर मैंने और बताया था कि जो तुम मॉइस्चर ले रहे हो, जो तुम वाटर ले रहे हो, उस वाटर में ही कोई इलेक्ट्रोलाइट पहले से मौजूद हो, कोई सॉल्ट पहले से मौजूद हो, तो क्या वह भी रस्टिंग की प्रक्रिया या कोरोशन की प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करेगी? तो ऑब्वियस करेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है भाई, पूरा का पूरा सीन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल का चल रहा है। तो अगर लिया गया वाटर या फिर मिक्सचर में अगर कोई कंटेंट वैसा है जो इलेक्ट्रोलाइट कैसा बिहेव कर सकता है, तो वहां पे कोरोशन का रेट बढ़ जाएगा। तो अगला फैक्टर क्या हो जाएगा, इफ एनी सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है, अगर कोई सॉल्ट वाटर में मौजूद है तो वहां पे भी कोरोशन के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो पहले वो लिख देता हूं। पांचवा पॉइंट, पांचवा होगा ना, पांचवा पॉइंट, तो मैं क्या कह सकता हूं, सॉल्ट्स इन द वाटर। ठीक है, अगर सॉल्ट्स इन द वाटर है, मींस जैसे मान लो जैसे समुद्री पानी है और प्योर वाटर तुम्हारा है। अगर समुद्री पानी की बात करें तो उसमें तुम्हारे डिफरेंट सॉल्ट्स घुले होते हैं। तो समुद्री पानी और हवा का अगर कंसर्न हो तो वहां पे रस्टिंग ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा पहले से इलेक्ट्रोलाइटिक है, उस वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्टेंस होने के चांसेस हैं, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन वो काफ़ी फास्टर होगा और कोरोशन के रेट भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें सॉल्ट्स की, जितना ज़्यादा सॉल्ट्स होगा वाटर में उतना ही ज़्यादा किसके होंगे बच्चों, कोरोशन के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसलिए हम लोग जानते क्या है कि अगर तुम्हारे पास सी वाटर है, सी वाटर कहने का मतलब समुद्री पानी, समुद्री जल, जिसमें क्या होता है, सलाइन कह सकते हो, नमकीन पानी कह सकते हो, सलाइन वाटर। ठीक है, जो होते हैं उसमें रस्टिंग के चांसेस, उसमें कोरोशन के चांसेस ज्यादा होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या, जो अपना प्योर वाटर है। ठीक है, जो अपने घर का पानी होता है उसके रिस्पेक्ट में समुद्री पानी में अगर रस्टिंग कराया जाए तो समुद्री पानी में नमक होने के कारण, सॉल्ट होने के कारण वहां पे रस्टिंग की प्रक्रिया, कोरोशन की प्रक्रिया फास्टर हो जाएगी। ठीक है, आखिर क्यों होता है ऐसा, पूरा सीन क्यों हो जाता है? तो ऑब्वियस है कंडक्टेंस वहां बढ़ जाती होगी। तो अगर देखें रोल ऑफ, देखें कि सॉल्ट्स आखिर इसका मतलब सॉल्ट क्या हो गया, ये कोरोसिव हो सकता है। कोरोसिव वह उसको कहते हैं जो कोरोशन काउज करवा दे, कोरोसिव उसको कहते हैं जो कोरोशन काउज करा दे। तो सॉल्ट कोरोसिव हो सकते हैं, कब, जब वो पानी में घुल जाएं। जैसे मैं बात करूं इसका क्या रोल हो सकता है तो समझा जाए ध्यान से। जैसे मान लो अपना कोई मेटल है, ठीक है, एनोड के रूप में ये बिहेव कर रहा है और यहां पे हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। और जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ होगा इसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा। जो अपना सॉल्ट होता है, जो अपना सॉल्ट होता है, सॉल्ट, इस सॉल्ट के पास क्या होते हैं, एक होता है केटायन और एक होता है एनायन। तो जितने भी जो भी सॉल्ट होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं तो वो केटायन में ब्रेक आउट हो जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। और जो केटायन होता है उसके पास टेंडेंसी किसकी होती है, पॉजिटिव चार्ज की, वो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होता है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो एनायंस होते हैं इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, जिससे कि कंडक्टेंस का रेट बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब जो मेटल
अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा था उसको कौन खींचने लगा, तो उसको खींचने लगा मेटल का सॉल्ट का केटायन। अब सॉल्ट का केटायन उसको अपनी ओर खींच रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, वहां पे कंडक्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब अगर तुमसे कोई पूछे व्हाई सॉल्ट इज, व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट इन वाटर टू इंक्रीज द रेट ऑफ कोरोसन, या फिर कहा जाए व्हाई सॉल्ट इज कोरोसिव, तो सॉल्ट कोरोसिव इसलिए है क्योंकि सॉल्ट का जो केटायन होगा, जो फ्रीली अवेलेबल होगा वाटर में, जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के रेट को बढ़ा देगा, उसके कंडक्टेंस को बढ़ा देगा। और कंडक्टेंस अगर फास्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा मींस कोरोसन का रेट फास्ट हो जाएगा। इसी पे एक क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे मान लो मैं कंपेयर करने को बोलूं, कंपेयर द रेट ऑफ कोरोसन, इस तरह का एक क्वेश्चन मुझे, जैसे मैंने कहा FeCl2 और HgCl2 में बताओ कौन सा सॉल्ट ज्यादा कोरोसिव होगा, विच सॉल्ट इज मोर कोरोसिव, विच सॉल्ट इज मोर कोरोसिव, कौन सा सॉल्ट अगर पानी में आए FeCl2 और HgCl2 में, तो कौन सा सॉल्ट जो है ज्यादा कोरोसिव होगा। अब सॉल्ट का कैरेक्टर थोड़ा समझो, सॉल्ट कर क्या रहा है तभी तो समझ में आएगा। तो सॉल्ट कर क्या रहा है, तो सॉल्ट अपने केटायंस के मदद से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यानी कि यहां पे कौन सी प्रक्रिया हो रही है बच्चों, तो यहां पे हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो सॉल्ट का केटायन है, सॉल्ट का जो केटायन है वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर क्या बना दे रहा है, वो रिड्यूस कर जा रहा है। क्या हो जा रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ये चीज है। यानी कि अगर हम बात करें सॉल्ट के केटायन को हम बात करें X+ से, तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करेगा और X बनने की टेंडेंसी को शो करने लगेगा। X बनने की टेंडेंसी शो करने का मतलब है यह अपने आप को रिड्यूस करने लगेगा, रिडक्शन शो करने लगेगा। कहने का मतलब अगर यहां से यहां इसको बात करें रिडक्शन की, तो कहने का मतलब वैसा मेटल आयन, ध्यान देंगे, वैसा मेटल आयन जिसके रिडक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, जो रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, वह ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिस कारण कंडक्टेंस उतनी तेजी से बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन उतना फास्ट हो जाएगा, तो कोरोसन भी फास्ट हो जाएगा और वह मेटल आयन का जो सॉल्ट होगा उतना ही कोरोसिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब अपने को यह देखना है कि Fe और Hg में जो केटायन कौन सा बन रहा था, यहां कौन सा केटायन बन रहा है भाई, बोलो बताओ, यहां पे बन रहा है Fe+2 और यहां पे कौन सा केटायन बन रहा है बताओ, यहां बन रहा है तुम्हारा Hg+2। अब तुम्हें यह देखना है कि इस दोनों में किनके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जिस केटायन के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसका मतलब जिस केटायन के पास अपने को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वह उतना ही ज्यादा कोरोसन काउज करेगा, क्योंकि वह उतना ही ज्यादा कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा, वाटर को उतना ही ज्यादा कंडक्टिव कर देगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम जानते हैं क्या है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Hg+2 का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब भी हम बात करते हैं तो इस हिसाब से क्या हो गया, Hg+2 का क्या होता है, E0 ऑफ Hg+2 से Hg क्या होता है, ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू E0 ऑफ क्या भाई, Fe+2 से Fe। यानी कि Fe के रिडक्शन होने के चांसेस कम हैं विथ रिस्पेक्ट टू मरकरी। तो मरकरी Hg+2 से Hg के चांसेस ज्यादा हैं, तो Hg+2 से Hg के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए ये ज्यादा कोरोसिव काउज करेगा, ये ज्यादा कोरोसन काउज करेगा। अगर ये वाटर में है तो उस वाटर के कारण अगर रस्टिंग को कंपेयर करेंगे या कोरोसन के रेट को कंपेयर करेंगे तो वहां पे ज्यादा रस्टिंग और कोरोसन होने लगेंगे। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि अगर मुझे सॉल्ट बताना हो कि कौन सा सॉल्ट बहुत कोरोसिव है, तो सॉल्ट का कोरोसिव नेचर उसके रिडक्शन पोटेंशियल से डिफाइन होगा। तो मैं उसको नोट करके लिख देता हूं।
और ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है, क्या है, तो सॉल्ट का केटायन, कौन सा सॉल्ट जो है ज्यादा कोरोसिव होगा, तो सॉल्ट के जो केटायन होंगे उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल, हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल, X प्लस एन से X जाने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वह सॉल्ट कोरोसिव होगा। वह सॉल्ट अगर पानी में मिल गया तो वह इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बहुत बेहतरीन बिहेव करेगा और वह कंडक्टेंस को उतना तेज बढ़ा देगा, उतना तेज कर देगा। तो अगर तुम्हें 2-3 सॉल्ट दिए गए हों और तुमको कंपेयर करना हो कौन सा सॉल्ट ज्यादा कोरोजन काउज करेगा अगर वह पानी में घुल गया तो देखना पड़ेगा कि कौन सा केटायन है, जिस केटायन के रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वह केटायन ज्यादा कंडक्टेंस, ज्यादा कोरोजन काउज करेगा। ठीक है बच्चों, इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, कंपेयर या विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट कोरोसिव सॉल्ट इन वाटर, कहां पे है ये, इन वाटर है। कौन सा सॉल्ट सबसे ज्यादा कोरोसिव हो, जैसे मान लो कि एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया PbCl2 लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो बहुत कमजोरी होगा ये। दूसरा मैं लिख देता हूं FeCl2, ठीक है, ये तो वाटर सॉल्युबल होता है। तीसरा क्या कह सकते हैं, जैसे HgCl2 अभी हम लोगों ने देखा, और चौथा क्या हो गया Hg2Cl2। ये सारी सीन है, ठीक है। तो अपने पास ये 4 ऑप्शन है, इसमें तुमको अटेम्प्ट लेना है, बताओ कौन सा होगा। तो सबसे पहले देख लो कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, तो यहां देखो, यहां भी सिल्वर है और यहां भी सिल्वर है, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल तो ज्यादा होगा। तो एक बात होता है, सॉरी मरकरी है, मरकरी है ये, तो मरकरी का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे देखो चारों में सबसे ज्यादा मरकरी ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, तो ये तो नहीं होने वाला है और ये भी नहीं होने वाला है, तो बच गए एक ये और एक ये। तो यहाँ पे जो सीन है वो क्या है, Hg प्लस का सीन है, और यहाँ पे जो सीन है वो क्या है, Hg+2 का सीन है, Hg2+2, यहाँ पे हो गया Hg+2, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का सीन चल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, अब देखना ये पड़ेगा कि Hg+2 और Hg2+2 में कौन सा ज्यादा अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखेगा। तो जो अपने को ज्यादा रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखेगा वही क्या करेगा, ज्यादा कोरोसिव काउज करेगा। तो देखते हैं, तो देखें कि Hg+2 और Hg2+2 में किसके चांसेस ज्यादा हैं अपने आप को रिड्यूस करने के। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे फाउंडेशन पे चलना पड़ेगा। देखते हैं जरा, थोड़ा Hg का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें। तो Hg का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है, Xe4F14 5D10 और 6S2। दिस इज द व्हाट, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Hg, है ना। कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ये Hg का है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या, अगर मुझसे इससे एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दूं, मीन्स Hg+1, तो हम लोग Hg+2 को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, अबाउट इक्विवेलेंट कह सकते हैं किससे, Hg+1 से। तो क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, देखो Xe4F14 5D10 + 6x1, ठीक है। और अगर Hg2+2 की बात करें तो Hg+2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, Xe4F14 5D10 6s0। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहाँ पे ये कंपेयर करना है कि ये तो कॉन्फ़िगरेशन मेरा Hg+1 का हो गया और ये हो गया अपना कॉन्फ़िगरेशन Hg+2 का। अब इस दोनों को कंपेयर करके अपने को ये देखना है
कि किस में रिडक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। अब इस दोनों में जिसमें रिडक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, जिसमें रिडक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे वह ज्यादा कोरोसिव होगा, क्योंकि मैं बात जो कर रहा था वो रिडक्शन की ही कर रहा था। तो जिसमें रिडक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे वो ज्यादा कोरोसिव हो जाएगा। अब देखो, अब देखो यहां पे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके, तो रिडक्शन का एक्चुअली मतलब क्या हो रहा है? तो रिडक्शन का मतलब हो रहा है कि टेंडेंसी किसका, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। इलेक्ट्रॉन गेन करने से इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो डिक्रीज कर जाती है, इसका मतलब वो रिड्यूस कर जाता है। तो किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की? तो हम अगर इसको उल्टा जैसे सोचें कि इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की टेंडेंसी भी किसके पास ज़्यादा है, देखो जरा, इसके पास अभी एक टेंडेंसी तो है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे करके यहाँ पहुँच गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज करके यहाँ पहुँच गया, लेकिन क्या ये फर्दर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। यानी कि इसमें फर्दर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब Hg+2 के ऑक्सीडाइज होने के चांसेस नहीं है। इसका मतलब Hg+ के ऑक्सीडाइज होने के चांसेस तो दिख ही रहे हैं और इसके चांसेस नहीं है। इसका क्या मतलब हो जाता है कि इसका ऑक्सीडेशन का चांस नहीं है। इसका मतलब अब इसमें जो भी चांसेस बचा हुआ है वो रिडक्शन का है, यानी कि ये अब वापस ही जा सकता है, ये अब आगे तो जा ही नहीं सकता। रीजन क्या देखो कि देखो यहाँ पे 4 5d10 ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, 4f14 ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब इसके आगे जाने के चांसेस, यानी कि Hg+3 जाने के चांसेस है नहीं। अब ये जब भी जाएगा तो पीछे ही जाएगा, और इसके पास क्या है, दो चांसेस हैं Hg+ के पास, इसके पास आगे आने के भी चांसेस हैं और इसके पास पीछे आने के भी चांसेस हैं। तो कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि Hg+2 के पास रिड्यूस करने की टेंडेंसी जो है वह ज्यादा है। तो अगर मुझे इस 4 में ऑप्शन खोजना पड़े Hg2Cl2 और HgCl2 में कौन ज्यादा कोरोसिव होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल देखा जाए तो Hg+2 का ज्यादा हो जाएगा। तो SRP हम लोग देखें तो Hg+2 का SRP क्या होगा, ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर इसका ज्यादा होगा तो आंसर हो गया HgCl2। ठीक है बच्चों, ऐसे हम लोगों ने सोचा। तो पहले क्या किया, पहले देखा किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा था। यहाँ पे कॉमन मेटल्स आ गए तो हम लोगों ने इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक किया। कॉन्फ़िगरेशन के बाद देखा कि किसके अभी चांसेस ज्यादा हैं रिड्यूस करने के, तो पाया गया HgCl2 में Hg+2 के रिड्यूस करने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि Hg+2 अब फर्दर ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता, तो वापस रिड्यूस ही करेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं Hg+2 के रिडक्शन पोटेंशियल के चांसेस Hg2+2 के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। इस तरह से इसको लिख सकते हो, E0 of Hg+2 Hg is greater than E0 of, क्या कह सकते हैं, Hg2+2 Hg। ठीक है, लिखा जाए इसको। यहां पे देखा जाए, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग मर्क्यूरी सबलाइम से भी नाम से जानते हैं। याद रखिएगा किसको, HgCl2 को हम लोग मर्क्यूरी सबलाइम के नाम से भी जानते हैं। सबलाइम का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट गैस सॉलिड्स टू गैस में कन्वर्ट कर जाता है, दिस इज कॉल्ड सबलाइम, है ना। और ये काफ़ी पॉइजनस भी होते हैं, पॉइजनस भी होता है, ये पॉइजनस होता है, कोरोसिव तो होता ही है, कोरोसिव तो बहुत ज़्यादा कोरोसिव है, देखो क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, तो पॉइजनस भी है, कोरोसिव भी है। और सबलाइम कहने का मतलब वो डायरेक्ट सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यही है कोरोसिव कहने का मतलब। ठीक है, लिखा जाए इसको। हम लोग देखते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, हम लोग कोरोजन से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग किसी मेटल को। तो सबसे पहला इसमें जो हो जाता है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, तो बैरियर प्रोटेक्शन में क्या होता है, जैसे हम लोग किसी मेटल को के ऊपर ऑयलिंग कर देते हैं कोई, या ग्रीजिंग कर देते हैं किसी मेटल के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। मतलब हम लोग जो एयर और मॉइस्चर का कांटेक्ट है उसको खत्म कर दिए। तो ऑयलिंग या ग्रीजिंग जो होता है, ऑयलिंग या ग्रीजिंग जो है, दिस इज अ वे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन। मीन्स क्या करेगा, जैसे मान लो कोई मेटल है बच्चों, इस मेटल सरफेस के ऊपर हमने क्या कर दिया, हम लोग मान लो इसके ऊपर ग्रीजिंग कर दिए। अब जैसे इसके सरफेस के ऊपर ग्रीजिंग कर दिए तो क्या हो जाएगा, खुद से सोचो। तो यहाँ पे मॉइस्चर और किसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा, मॉइस्चर और एयर का जो कनेक्शन है वो तुम्हारे मेटल से खत्म हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो कोरोजन का जो रेट है वो गिर जाएगा। ठीक है,
उसका जो सेकंड है, दिस इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। नाम से पता चल रहा है ना, एक अपने आप को खुद को कुर्बान करेगा, है ना, दिस इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल। एक मेटल का कोटिंग दूसरे मेटल के ऊपर लगाया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, पहला मेटल जो है वो खुद को इलेक्ट्रोड कैसा बिहेव कराएगा, खुद को कोरोड करेगा, और जो जिसके ऊपर जो कोटिंग हुई है उसको बचाएगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल इसका हम लोग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। नाम सुने हो तुम लोग, गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन बच्चों? हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन, है ना। तो जिंक का कोटिंग करते हैं किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, है ना। तो उससे क्या होता है, जब जिंक का कोटिंग करते हो आयरन के ऊपर, तो जिंक क्या करता है, खुद को कोरोड कर देता है। तो जिंक अपने आप को इलेक्ट्रोड कैसा बिहेव करा करके खुद को कोरोड कराता है और आयरन को बचा लेता है। और इसका जो रस्ट बनता है, जो कोटिंग करने से जो रस्ट बनता है, जो इसके जो कंपाउंड बनते हैं इलेक्ट्रोड के बिहेव करने के बाद, दैट इज जिंक कार्बोनेट ZnCO3 डॉट जिंक हाइड्रोक्साइड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वाटर। तो इस मेटल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर कहा जाए गैल्वेनाइजेशन जो होता है, तो गैल्वेनाइजेशन, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन। तो यहाँ पे क्या करेगा, तो जो जिंक का जो लेयर लगा हुआ है, मींस अपना जो ये जो मेटल है, इस मेटल के ऊपर क्या करेंगे, जिंक का कोटिंग कर दिए। इस जिंक की कोटिंग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह दिए, गैल्वेनाइजेशन। और यहाँ पे अब क्या होने वाला है, अब जैसे यहाँ अब ये खुद को क्या करेगा, ये खुद को रस्ट करेगा, और खुद को रस्ट करेगा तो यहाँ पे खुद पे रस्टिंग होना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, अब खुद को रस्ट, तो खुद का रस्टिंग तो कर लिया, लेकिन जो अंदर जो आयरन बचा हुआ था उसका रस्टिंग नहीं हुआ। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सैक्रिफिशियल, खुद को सैक्रिफाइस किया, खुद को कोरोड कराया और जो मेटल था उसको बचाया। तो ये जो लेयर बना ना, दिस लेयर इज व्हाट, दिस लेयर इज जिंक कार्बोनेट, जिंक हाइड्रोक्साइड, वाटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद एक और हो जाता है, तीसरा हम लोग कह सकते हैं क्या, यूजिंग एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन, यूजिंग एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितने भी अल्कलाइन सॉल्यूशन जो होते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेट्स एंड क्रोमेट्स का जो सॉल्यूशन होता है, उसका कोटिंग कर देते हैं, मीन्स उसको उसमें हम लोग डिप कर देते हैं मेटल को, जिस कारण क्या होता है, तो ये अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन होने के कारण उस मेटल के कांटेक्ट में H+ आ ही नहीं पाता है। अब ड्यू टू अल्कलाइन क्या हो रहा है, H+ का कांटेक्ट मेटल से खत्म हो गया। अब H+ का कांटेक्ट मेटल से खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियस है H+ इज अ कैटलिस्ट। अब H+ आ ही नहीं पा रहा है तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी तो रस्टिंग अपना शुरू ही नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन, जिसमें लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेट्स या फिर क्रोमेट्स का, टू प्रिवेंट फ्रॉम H+। तो H+ से बचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। और एक बार अगर H+ आ ही नहीं पाया तो हम लोग रस्टिंग की प्रक्रिया को वहीं भी रोक सकते हैं, रस्टिंग की प्रक्रिया को बंद कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने आज की क्लास में क्या सीखा, कोरोसन। कोरोसन क्या होता है, कोरोसन में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो किस तरह से प्रोसीड करते हैं, कोरोसन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। उसमें दो फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो मेटल की रिएक्टिविटी और एक सॉल्ट का कोरोसिव नेचर। दोनों से बम्पर क्वेश्चन उठते हैं बच्चों, अच्छे से उसको कवर कीजिएगा। और फिर हम लोगों ने देखा कि कोरोसन से किस तरह से मेटल को बचा सकते हैं, यानी कि बचाव, कोरोसन से बचाव हम लोगों ने सीखा। तो इस तरह से जो कोरोसन का जो टॉपिक था वो कंप्लीटली फिनिश्ड हो गया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कंप्लीटली खत्म हो गया। इसके बाद एक लेक्चर बच जाता है, हम लोग अगली क्लास में कॉन्फिडेंस बिल्डअप क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नहीं किया था, जो मैंने कहा था 10-15 क्वेश्चन में कराऊंगा, तो वो अगली क्लास में मैं कराऊंगा। उसके बाद द एंड हो जाएगा इस चैप्टर का, कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। तो बच्चों, आज रखते हैं हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।